आ जाइए तो साथियों, आपका जो चैप्टर 4 चल रहा है रीजनिंग का टॉपिक है व्यवस्थित क्रम का। आज उसके सब टाइप कंप्लीट है। आज मैं सिर्फ कैसे प्रश्न आएंगे आपको उसके बारे में अभ्यास करेंगे, और 2 प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखा के हैं पहले से ही। इस प्रकार के 5 से 7 सवालों का अध्ययन करेंगे हम इस पूरी वीडियो में, तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। देखिए, आप एसटीसी, बीएड, जो पीटीटी का एग्जाम लगता है, एसएससी, रेलवे, जो भी तैयारी कर रहे हो देख सकते हो। आशु, अमित, जया और दीपिका, ये 4 हैं। कैरम खेल रही हैं, चारों 4 दिशाओं में बैठे हैं। आशु और अमित, जया और दीपिका, ये चारों 4 दिशाओं में बैठे हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। किसी भी लड़की का मुख पश्चिम दिशा में नहीं है। देखो, आपको नामों से बिल्कुल, आप अगर सामाजिक प्राणी हैं तो अंदाज लग रहा होगा कि जया और दीपिका लड़की हैं, आशु और अमित लड़के हैं। किसी भी लड़की का मुख पश्चिम दिशा में नहीं है। आमने सामने और विपरीत लिंग वाले बैठे हैं, और यदि ऐसे भी अंदाज नहीं लगे तो सेटिंग अरेंजमेंट में आराम से अंदाज लग जाएगा। आशु का मुख उत्तर की ओर है तथा इसकी बाईं ओर जया बैठी है। देखो, नाम से स्पष्ट है, जया बैठी है। तो लड़का होता तो बैठा हुआ था। तो बताइए कि इनमें से महिला सदस्यों के मुख किस दिशा में है। तो पहली बात तो इसमें नोट डाउन करने की है, वो ये है कि किसी भी लड़की का मुख पश्चिम दिशा में नहीं है। समझ में आ रही है बात? यानी कि पूर्व की तरफ लड़की नहीं बैठेगी, क्योंकि पश्चिम दिशा में कब होगा जब पूर्व की तरफ बैठेगी। आमने सामने की ओर विपरीत लिंग वाले बैठे हैं, ये भी ठीक है। आमने सामने, जैसे लड़का के सामने लड़का नहीं होगा, लड़का के सामने लड़की होगी। आंसू का मुख उत्तर की ओर है। सिर्फ इसने एक स्पष्ट किया है मुख के रूप में कि आंसू का मुख उत्तर की ओर है, और दूसरा किया है कि लड़की का मुख पश्चिम दिशा में नहीं है, किसी भी लड़की का। तो आपको जो डायरेक्शन होती है वो इस प्रकार से होती है। देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस प्रकार से होती है। अब इसमें क्या कह रहा है ये कि आंसू का मुख उत्तर दिशा की ओर है। अब आंसू का मुख यदि उत्तर की तरफ होगा तो उसको यहां बैठना पड़ेगा, क्योंकि यह है पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और यह है दक्षिण। तो देखिए, यदि आंसू यहां बैठी है तो इसका मुख कहां होगा? उत्तर दिशा की तरफ, तथा इसकी बाईं ओर जया बैठी है। आप ध्यान दीजिए, आप यहां खुद को स्थित कीजिए। देखो, प्रैक्टिकली यदि सवाल को हल करोगे तो गलत होने के चांस 0% है, और यदि रटंती विद्या में चलोगे तो फिर गलत होने के पूरे चांस होंगे। आप यहां खुद को बैठाइए, ये आपका बायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बायां। ये बायां और ये दायां। अब आंसू को जस्ट बाईं ओर किसको बैठा रहा है? जया को। तो जया यहां बैठेगी। अब जया बैठी है तो जया का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए, तो बैठेगी तो मुख इधर होगा, यानी कि किस दिशा में? पूरब दिशा में। ठीक है, इसने स्पष्ट कहा था कि आमने सामने विपरीत लिंग वाले बैठे हैं। अब जया के सामने दीपिका नहीं बैठेगी। आगे बात समझ में? या तो आंसू बैठेगा या अमित बैठेगा। आंसू का स्थान फिक्स है, तो फिर बच्चा कौन? अमित। तो यहां क्या होगा? अमित। यहां क्या हो गया? आंसू। यहां क्या हो गई? जया। और अब बच्ची क्या? दीपिका। तो दीपिका यहां बैठेगी। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से महिला सदस्यों के मुख किस दिशा में है। तो महिला सदस्य कौन कौन से? एक तो जया और एक दीपिका। दीपिका यहां बैठी है तो इसका मुख इधर होगा, क्योंकि आमने सामने ऐसे होते हैं मुख। तो दीपिका का मुख तो है दक्षिण की तरफ, और जया का जो मुख है वो है पूरब की तरफ। तो ये हो गया दक्षिण और पूरब, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, पूरब या दक्षिण। आगे आ जाओ। कमलेश लंबी है सारिका से, लेकिन वह कीर्ति जितनी लंबी नहीं है। ध्यान से पढ़ना सवाल को, बड़ा इंटरेस्टिंग है और सिंपल है। लैंग्वेज देखो, पढ़ करके सवाल को कठिन और सरल नहीं दोहरा सकते आप सवाल के रूप में गहराई से अध्ययन कीजिए इसका। ये बहुत स्पष्ट कह रहा है कि कमलेश लंबी है किसे? सारिका से, लेकिन वह कीर्ति जितनी लंबी नहीं है। मान रहे हैं कमलेश लंबी है,
किससे? सारिका से। कमलेश लंबी होगी किससे? सारिका से। लेकिन कमलेश सारिका से उतनी लंबी नहीं है जितनी कीर्ति है। इसका मतलब कीर्ति सबसे बड़ी होगी लंबी फिर। तो फिर कमलेश से बड़ी क्या हो गई? कीर्ति हो गई। ये फर्स्ट सेंटेंस है। दूसरा क्या कह रहा है? दिया लंबी है सुनीता से लेकिन सारिका जितनी नहीं है। इसका मतलब दिया लंबी तो है, दिया लंबी तो है किससे? सारिका से, लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी लंबी, देखो दिया लंबी है सुनीता से, सॉरी सुनीता से बोल रहा है। दिया लंबी है किससे? सुनीता से, लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी कौन है? सारिका। लेकिन वो सारिका जितनी लंबी नहीं है। इसका मतलब दिया से बड़ी क्या हो गई? सारिका। दोबारा समझो, कमलेश लंबी है सारिका से लेकिन कीर्ति जितनी लंबी नहीं है। इसका मतलब कमलेश लंबी है, ठीक है, बड़ी हो गई इससे, लेकिन इससे भी बड़ी कौन बैठी है? कीर्ति। दिया लंबी है सुनीता से, ये बड़ा, ये लंबी इधर बड़ा है तो इधर मुंह फाड़ देगा ये, और इधर छोटा है तो इधर ये मुंह बंद कर लेगा। तो दिया लंबी है सुनीता से लेकिन उतनी नहीं जितनी सारिका है। तो आप देखो, सारिका से छोटी दिया हो गई, दिया से छोटी सुनीता हो गई, और ये सारिका रही। और सारिका से बड़ी भी कौन है? कमलेश, और कमलेश से बड़ी कीर्ति। तो इसका स्थान ऐसा हो गया कुछ, कीर्ति, कीर्ति के बाद में कमलेश, कमलेश के बाद में सारिका, सारिका के बाद में दिया, और दिया के बाद में सुनीता। बताइए सबसे लंबी और सबसे छोटी। सबसे लंबी कौन है? कीर्ति, ये हो गई कीर्ति। और सबसे छोटी कौन है? सुनीता। ये हो गई तुम्हारी सबसे छोटी सुनीता। ये हो गए आपके दो प्रश्न। और देखो आप, देखिए तीसरा प्रश्न है, खाने की मेज पर आमने सामने 6 व्यक्ति ए, बे, से, दे, ये और रे बैठे हैं। ए से के सामने है और विकर्णतः रे के विपरीत है। ए व बे एक और बिल्कुल अंत में है। यह के सामने कौन है? तो देखो 6 व्यक्तियों की खाने के टेबल पे इस प्रकार से बैठेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। या तो यहां बैठेंगे या फिर यहां बैठेंगे। आगे बात समझ में? अब सुनो, ये क्या कह रहा है कि ए से के सामने है, ए और से सामने है। या तो इनको यहां रख लो या इनको यहां रख लो, ठीक है, या यहां रख लो। यानी कि मतलब ए और से बिल्कुल सामने है, ठीक है। और विकर्णतः आर के विपरीत है। ए से के सामने है और विकर्णतः आर के, ये जो ए है ना इसके सामने है, ठीक है, और विकर्णतः आर के रे के विपरीत है। तो इसके विकर्णतः विपरीत क्या हो गया? ये तो यहां क्या हो गया? रे हो गया। इसके विपरीत विकर्ण का मतलब होता है ये बिल्कुल सबसे लंबी दूरी। आगे क्या कह रहा है? ए व द एक ही और बिल्कुल अंत में। एक ही और का मतलब या तो इधर या फिर इधर। तो इधर ए है तो इसी स्थिति में द होगा, अंत में, बिल्कुल अंत में। यहां भी नहीं लेना, ये भी अंत में है और ये भी अंत में है, क्योंकि इधर से शुरू देखूं तो ये अंत और इधर से शुरू देखूं तो ये अंत। आगे आ जाओ। तो ये के सामने कौन बैठा है? देखो ए से रे द। अब स्थिति क्या बची है? एक तो ये बचा और एक क्या बचा? बे। तो इस स्थिति में या तो ये आएगा या बे आएगा, क्योंकि इन दोनों के बारे में कुछ कहा नहीं है। ये भी आ सकता है और बे भी आ सकता है। यहां भी ये और बे, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो इन दोनों स्थितियों पर बची पर ये इस पर बे, ये और बे इस पर भी आ सकते हैं और इस पर भी आ सकते हैं। अब ये के सामने देखो, यदि ये यहां होगा तो बे यहां होगा, और यदि ये यहां होगा तो बे यहां होगा। तो ये के जस्ट सामने या तो इधर देख लो या इधर देख लो, क्या आएगा? बे आएगा। क्या आएगा? बे आएगा। आगे देखो, 5 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई इस प्रकार केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार घेरे में खड़े हैं कि ई खड़ा है सी के दाईं ओर तथा ए, डी व ई के बीच में है एवं बी, डी के दाईं ओर है। बताइए सी के दाएं कौन है?
देखो बात कर रहा है ये गोलाकार भाग की या वृत्ताकार, इस टाइप के सवाल मैंने कराए हैं आपको। मैं आपसे बात करूं, केंद्र की तरफ मुख है और व्यक्ति कितने? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। आ जाइए। ये क्या कह रहा है कि केंद्र की तरफ मुख है, मुख कर दिया मैंने केंद्र की तरफ, ई खड़ा है सी के दाईं ओर। अब ध्यान रखना केंद्र की तरफ मुख है ना, तो जो आपका दायां है वो इनका दायां, और जो आपका बायां है वो इनका बायां। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ई खड़ा है सी के दाईं ओर। जैसे मैं ई को यहां लिख दूं तो ये सी के दाईं ओर है, तो सी की स्थिति फिर होगी यहां, क्योंकि दायां ये होता है, तो ई हो गया किसके दाईं ओर? सी के। ये दायां है। और ई की बात करें तो फिर ई के बाएं है सी, न कि दाएं, क्योंकि मुख कहां है? केंद्र की तरफ। तो ये सारी स्थिति आपको बता रखी है पहले ही। तथा ए डी व ई के बीच में है। अब जो ए है ना वो डी और ई के बीच में है, ई यहां आ गया। अब दो के बीच में स्थिति अब मैं एक ही लूंगा जो डी और ई के बीच में आना चाहिए। तो यहां तो ये देखो, अगर मैं यहां लूं इसको तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? फिर सी, तो ए आएगा यहां और यहां आ जाएगा फिर डी। देखो ए आ गया डी और ई के बीच में, ए डी और ई के बीच में है, बिल्कुल हो गई स्थिति स्पष्ट। बी डी के दाईं ओर है, ये डी के दाईं ओर ये है, ये तो हो गया बायां और ये हो गया दायां, और ये क्या हो गया? बी। बी क्या हो गई? डी के दाईं ओर है। तो बताइए कि सी के बाएं कौन है? ये सी है। अब ये तो हो गया दायां सी का, और ये क्या हो गया? बायां। तो सी के बाएं कौन है? बी है। कौन है? बी। दाएं की बात करें तो क्या है? ए है। दाएं दूसरा ए, बाएं दूसरा डी। ये देखो, ये हो गए आपके सवाल तीसरे और चौथे। और देखो आप सवाल इसमें अभी देखिए, ये दो प्रश्न और दे रखे हैं इसी में व्यवस्थित क्रम में। वैसे अल्फाबेट के प्रश्न हैं लेकिन इसी में दे रखे हैं आपको, तो मैं बता रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 19वें अक्षर के ठीक दाएं तथा बाईं ओर का अक्षर कौन कौन से है? तो सुनो मेरी बात। अंग्रेजी वर्णमाला जो है आपकी, उसमें मैंने बताया था आपको एक सूत्र कि बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1 बराबर कुल अक्षर। अब कुल अक्षर कितने? 26। ये -1 बाएं से स्थान और दाएं से स्थान y मान लो। अब इसको -1 को उधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 26 और 1 27। इसका मतलब अब यदि आपको बाएं से स्थान निकालना है, दाएं से दे रखा है तो इसको घटाएंगे, और अगर दाएं से स्थान निकाल रहा है बाएं से देंगे तो इसको घटाएंगे। बाएं से या दाएं से किसी एक का स्थान निकालना हो तो किसमें से घटाएंगे? 27 में से। ये मैंने आपको बताया था। तो सुनो मेरी बात, ये सूत्र भी ध्यान हो तो ध्यान रखना। जब स्थान आपको दाएं से दे रखा हो तो बाएं से स्थान आपको याद है, क्योंकि अंग्रेजी बाण वाला इधर से याद कर रखे हैं आपने स्थान, और दाएं से आपको स्थान याद है नहीं, आपको स्थान निकालना है बाएं से, तो इसका बाएं से स्थान ज्ञात करो। और बाएं से जो स्थान है ना उसको ज्ञात करेंगे 27 में से घटा के, और 27 में से 19 जाते हैं तो बचते हैं 8। अब आपको ध्यान आ गया होगा। देखो 8 जो है ना वो h पर आता है, h का जो क्रमांक है ना वो 8 है। अब इसके बाईं ओर यानी इधर और दाईं ओर यानी इधर, ये कौन कौन से हैं? तो सुनो मेरी बात। इधर तो आता है g 7 पर, और इधर आता है ये 8 है, तो 9 पर तो क्या आएगा? i, और इससे पहले क्या आएगा? g। तो ये है इसके बाएं और दाएं तरफ दोनों, g और i। रेस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का प्रथम व द्वितीय अक्षर आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार तीसरे व चौथे एवं अन्य सभी अक्षर इसी क्रम में बदल दिए जाएं तो दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन हुआ? देखो मेरी बात सुनो, यह कह रहा है कि इसका प्रथम और द्वितीय अक्षर आपस में बदल दो। इसको आर की जगह ई लिख दो, ई की जगह आर लिख दो। ए लो, मैंने पहले ई लिख दिया और फिर क्या लिख दिया? आर। उसी प्रकार कह रहा है कि तीसरे और चौथे इसको भी बदल दो, एस पी की जगह क्या लिख दो? पी एस। सभी को इस प्रकार से बदला है, यानी ओ एन की जगह एन ओ, एस बी की जगह बी एस, आई एल की जगह एल आई, आई टी की जगह
वाई, अरे बच्चा अकेला तो एक वाई आ जाएगा। इसके बाद में और कोई बच्चा होता तो उसको बदल देते हैं। और सुनो, ये पूरे मैंने बदल दिए क्रम में, प्रत्येक दो दो बदलवाए हैं इसने। और अब बोल क्या रहा है कि इसी प्रकार तीसरे चौथे इसको बदल दिया जाए तो उसी बाद में दाईं ओर से नौवां अक्षर। अब ये तो है बाईं तरफ और ये है दाईं तरफ। नौवां अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नौवां अक्षर क्या होगा? एन। इधर से कौन सा है? 1 2 3 4 और 5। तो दाईं तरफ से नौवां अक्षर क्या हो गया? एन हो गया। इस टाइप के सवाल देखो खास करके बीएसटीसी और पीटीटी का जो एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं ये। और मैंने लगभग सब टाइप के करवाए हैं। कोई रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहा है वो भी करवा रहा है। बैंक का स्तर का नहीं है मेरा जो ये रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बैंक के हिसाब से तो बहुत नॉर्मल टॉपिक है। ठीक है, बैंक में बहुत थोड़ा सा लेवल अप होता है, उस लेवल को हम धीरे धीरे अप कराएंगे। अभी तो एसएससी और रेलवे और एसटीसी और पीटीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप यूट्यूब पर बिना किसी को पैसे दे करके और बहुत अच्छी सुविधा के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं प्रत्येक टाइप बाज प्रश्न करवाता हूं। वीडियो 15 से 16 मिनट से ज्यादा बड़ी होती नहीं है। उसके बाद में 2-3 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर लास्ट में उसके संबंधित 4-5 सवाल लेते हैं। बीच में भी प्रत्येक टाइप के 2-2 सवाल करवाते हैं। तो जैसे 4 टाइप के 2-2 सवाल 8 वो हो गए, 5-7 वैसे करवा दिए तो 15-20 सवाल हो गए, और शुरुआत की एक क्लास उसकी बेसिक की बना देते हैं। तो टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाता है आराम से। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए, आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि आप देखो पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में हमारा कुछ नहीं जाता, क्योंकि टाइम से वीडियो अपलोड होगी। बेल आइकन के बटन को दबा दो जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए मेरे साथ।